तो आज हम एक्सरे स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सरे स्पेक्ट्रा होता है, उसको हम दोनों तरीके से ले सकते हैं, चाहे हम एमिशन स्पेक्ट्रा के जैसे ले, चाहे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के जैसे ले। तो एमिशन का क्या मतलब है, होता है कि किसी मतलब जो भी अपन सैंपल ले रहे हैं उसको, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है उसको एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं। उसके बाद में जब वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो जो भी वो एनर्जी एमिट करते हैं उसको हम उसका स्पेक्ट्रा लेते हैं। और एमिशन में क्या होता है कि जब हम उनको सैंपल है वो एक्साइटेड होके जिस स्टेट में जा रहा है तो ऑब्वियसली वो जो भी अपन है उसको एनर्जी दे रहे हैं, उसमें से कुछ कुछ चीज़ें हैं वो हमको गायब मिलेंगी जिनको वो अब्सॉर्ब कर लेंगे। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा उसको बताता है। तो इसके जो इसको एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं बाय वोल्टेज, क्योंकि ये जो इस रेंज की है उसका हमको ये खुद ही मतलब जो एमिशन है वो खुद एक बाय स्पेक्ट्रा, हम उसको एक रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास इस रेंज की कोई एनर्जी हो ऐसा होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि वोल्टेज अप्लाई करते हैं एमिशन या फिर अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा लेने के लिए। तो ठीक है, तो एमिशन में क्या होता है कि एमिशन में इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जो एक्स स्पेक्ट्रा शो करता है, जैसे कि कुछ लाइंस के अल्फ़ा है, के बीटा, एल अल्फ़ा, एल बीटा ठीक है, और भी है। फिर एम सीरीज आ जाती है ऐसे ही। फिर इसका फाइन स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो पता लगता है कि सबकी दो दो लाइंस और हैं। अल्फ़ा है तो अल्फ़ा वन, अल्फ़ा टू, अब बीटा है तो के बीटा वन, बीटा टू, ऐसे। तो वो चीज़ें हैं वो क्यों होती हैं, मतलब अलग अलग सबका होता है। फाइन स्ट्रक्चर है वो अपने ऐसे ज़्यादा डीप डिस्कशन में है नहीं, मतलब इतना है नहीं अपने, पर मैं शायद और वीडियो किसी में बना के अलग से देख लूँगी अगर ज़रूरत होगी तो। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि एक्चुअली में ये जो एमिशन स्पेक्ट्रा है वो काम कैसे करता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इनर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि अब जैसे हाइड्रोजन है उसका तो बनस इलेक्ट्रॉन ही अंदर बाहर सब कुछ वही है। लेकिन जैसे मान लो सोडियम है, कॉपर है, या कोई और भी है, रैंडमली ले लो, सोना चांदी, तो उनके क्या है, उनमें भी जो बनस इलेक्ट्रॉन है वो भी इनमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये जो इनर इलेक्ट्रॉन, मतलब एस जरूर नहीं है, एस एल के एल एम एन क्लासेस के, मतलब इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो अदर देन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और ऑल है, वो इनर इलेक्ट्रॉन्स है। अगर उनकी एनर्जी इतनी है कि वो जब मतलब कुछ भी करके अगर एक्सरे रेज के उसमें रेंज में अगर वो हैं तो फिर अपन उनको काम में ले सकते हैं। बट इन शॉर्ट कि है ना, वो ये इसमें डिपेंड करता है कि ये इनर इलेक्ट्रॉन है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो के शेल का इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये रहा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम इनको पहले एक्साइटेड स्टेट में भेज रहे हैं बाय गिविंग सम वोल्टेज। तो ऐसा हो रहा है कि हम वोल्टेज देते जा रहे हैं लेकिन हमको कोई लाइन ही नहीं मिल रही। तो ऐसा क्यों हो रहा है, फिर एक पर्टिकुलर अपन बढ़ाते जाते तो एक ऐसी वैल्यू आती है, उसके बाद पूरा पूरा स्पेक्ट्रा मिल जाता है। और ये कौन सा स्पेक्ट्रा है, एमिशन, यानी कि बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन्स मिलती है हमको। तो ऐसा क्यों होता है कि देखो ये के है, अगर हमको इसको इससे स्पेक्ट्रा चाहिए एमिशन, तो हमको चाहिए कि ये पहले एक्साइटेड स्टेट में जाए, उसके बाद में ये वापस आए। ठीक है, जब वापस आएगा वही वाला स्पेक्ट्रा, लेकिन ये एक्साइटेड स्टेट में जा नहीं सकता क्योंकि इसके ऊपर के जो सारी की सारी ये एल एम है ये भरी हुई है। ठीक है, ये सीधा अपन को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो पहले हम इसको निकालते हैं बाहर। तो इतनी एनर्जी देनी चाहिए कि ये इसके आयनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर हो। ठीक है, जैसे ही ये बाहर निकल गया तो यहाँ पर एक वैकेंसी हो जाएगी खाली इसकी जगह पे, और वहाँ पे क्या जाएगा, मान लो एल का आ गया इलेक्ट्रॉन, तो फिर इसको अपन बोलते हैं कि अल्फ़ा सीरीज़ के अपन को क्या मिलेगा, एक्सरे। ठीक है, मान लो एम, वहाँ पे एम का भी आ सकता है, तो अगर एम का आता है तो उसको अपन बोलते हैं के बीटा सीरीज़। ऐसे ही अब जैसे ही एल का, मान लो एल का आया इसमें, ठीक है, तो एल का तो यहाँ पर आ गया, तो फिर एल की जगह खाली हो गई। तो एल में अब दूसरा आएगा, तो एल में कहाँ का आएगा, सबसे पास एम का आ सकता है। तो एम ये रहा, मान लो ये एम ही है। तो एम का अगर इसमें आता है तो मतलब जो नेक्स्ट बिल्कुल इसके एडजेसेंट है ना, जस्ट नेक्स्ट जिस क्लास से आता है उससे आता हो अगर इसमें, तो उसको उसी क्लास का अल्फ़ा बोलते हैं। अगर सेकंड नेक्स्ट है तो बीटा बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे ये अपन को मिल गया, अपन का ये हो गया अपन का एमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद अगर हम देखें तो
हाँ, तो देखो ये क्या अपन ने ये देखा था ना कि इनर इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, इस वजह से बहुत हाई एनर्जी इनको हमको चाहिए होती है एक्सरे स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए। तो एमिशन स्पेक्ट्रा निकाले तो ये ऐसे मैंने जो बताया था कि एक किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है एक्साइटेशन पोटेंशियल, वो एक्सीड कर जाता है, उसके बाद ही हमको वो उसको अपन बोल सकते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल, वो एक्सीड कर जाता है तो ही उसके बाद ही अपन को मिलती है, अपन की पूरा का पूरा स्पेक्ट्रा वो एक साथ मिल जाता है। देखो ये हैपेंस ऑल स्पेक्ट्रा अपीयर्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, तो ये कुछ भी नहीं है, अपन को बस ये रटना है, ज़्यादा भावनाओं में बहना नहीं है ताकि अपन क्वेश्चन हो जाए। ठीक है तो ये है वेव नंबर का फॉर्मूला। देखो मैंने लिखा है इस चक्कर में सेंटीमीटर इन्वर्स के लिए है। सिग्मा एक कांस्टेंट है, वो हर एक श्रेणी के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या क्या है। तो ठीक है, ए भी एक कांस्टेंट है, वो जनरली क्या दिखा रहा है कि ट्रांजिशन है वो किस कक्षा से किस कक्षा में हो रहा है। देखो ये वाली जो वैल्यू है वो एल की वैल्यू है। ठीक है ना। तो दूसरे से पहले में आता है ना के में, ऐसे अब एल में क्या क्या होता है कि एल में है वो ए की वैल्यू हो गई, वो ये हो गई, क्योंकि उसमें क्या आता है एल अल्फ़ा है ना, 3 से 2 में आ जाएगा, तो ये भी के अल्फ़ा के लिए है और ये भी एल अल्फ़ा के लिए है। तो यहाँ पे ये वाली जो सिग्मा की वैल्यू है वो याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, के लिए 1 है और एल के लिए 7.4 ये हो गया। ठीक है, अब अपन ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा का मैंने क्या बताया था कि जैसे ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा क्या करते हैं कि अपन ने कोई वोल्टेज दिया, फिर उसके बाद में हम देख रहे हैं कि कौन सा वोल्टेज है जिसको वो सबसे ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर रहा है। तो इसमें देखते हैं कि हमको ना एक ऑब्जॉर्प्शन एज मिलता है, मतलब कि ये पहले तो कोई सी भी नहीं करता है, मतलब किसी पर्टिकुलर वैल्यू तक, तो और वो होती है आयनाइजेशन पोटेंशियल, और उसके बाद में सारी की सारी ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो क्या होता है कि अपन को पता है कि इलेक्ट्रॉन है उसका बाहर जाना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, ऑब्जर्प्शन ले रहे हैं। तो अब ये बाहर ऊपर तो जा नहीं सकता, ये अपनी मर्जी से ऊपर नहीं जा सकता, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि ये फुल भरी हुई है कक्षा, तो ये सीधा बाहर जाएगा, जैसे कि इधर अपन ने भेजा है। तो बाहर जाने के लिए इसको कितने चाहिए, इसके एनर्जी पोटेंशियल के बराबर एनर्जी चाहिए ही चाहिए। फिर उसके बाद में इसको कितनी भी एनर्जी दे दो वो इसकी किस में हो जाएगी ऐड, काइनेटिक एनर्जी में। तो बस वही चीज़ है, इस वजह से हमको जो इसका ऑब्जर्वेशन में स्पेक्ट्रा मिलता है वो पहले तो कुछ नहीं मिलता, नील, और उसके बाद में हमको क्या मिलता है, लास्ट में जाके ऑब्जर्वेशन एज मिलता है। ठीक है ये वही मैंने लिख रखा है जो मैंने बोला है यहाँ पर, चाहो तो पढ़ भी सकते हैं। देखो even if k shell electron absorb energies can go L cell as it is full, so it needed to completely removal है ना, and after that extra energy becomes its kinetic energy। ठीक है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन एज। ऑगर इफेक्ट क्या होता है, ऑगर इफेक्ट एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है इफ वी वांट एक्सरे स्पेक्ट्रम, मतलब कि हमको ये चीज़ हम नहीं चाहते कि हो, लेकिन फिर भी हो जाती है। इसमें क्या है, ये रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है वो ये है कि अपने जो के इलेक्ट्रॉन है इसको अपन ने कुछ वो वोल्टेज वगैरह कुछ एक्साइटेशन उसमें करके और बाहर निकाल दिया, एक्साइट करके, ठीक है, बाहर निकाल दिया। अब ये यहाँ पे खाली जगह देख के ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, तो हम चाहते थे कि ये वाली एनर्जी अपन को एक्सरे में मिल जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। इस वाली एनर्जी को किसने कर लिया ऑब्जॉर्व, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इसको ऑब्जॉर्व कर लिया। क्या हुआ फिर, इसको एनर्जी मिल गई तो ये वहाँ से बाहर निकल गए। तो होना क्या चाहिए था कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले और अपन को रेडिएशन मिले, लेकिन हो क्या रहा है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो वही चीज़ है, ये जो पहली एच न्यू डैश है, ये जो इसने ऑब्जॉर्व करी है एच न्यू, वो कौन सी है कि इन दोनों की एनर्जी, इतनी एनर्जी कैसे, इसके पास एल एनर्जी थी, ये ई के कक्षा में आया है, तो इसने जो रेडिएशन एमिट करी है वो है एच न्यू डैश। ठीक है, उसके बाद में इसकी जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी है वो इसके पास, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, याद कर लेना है, इसमें समझने जैसी कोई खास चीज़ है नहीं। ठीक है ना, उसके बाद में अपन कुछ देख लेते हैं क्वेश्चंस में क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मच एनर्जी गोज इनटू द क्वांटम एमिटेड व्हेन एल इलेक्ट्रॉन दैट इज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n2 स्टेट, है ना, यानी कि ये अपन का कोई नाभिक रहा, मान लो ये के कक्षा, ये एल कक्षा हो गई, एल से के में जा रहा है, तो ये कौन सी हो गई, के अल्फ़ा। ठीक है,
तो के अल्फ़ा के लिए फार्मूला लिखना है, यानी कि Z-1 और ए की वैल्यू हो जाएगी 1। देखो जो फार्मूला अपन ने ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है, वही चीज़ है। आर की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, कि हाउ मच एनर्जी गोज इनटू द क्वांटम एमिटेड। तो अपन को ले देके जब ये चीज़ हो रही है उस टाइम पे अपन को एनर्जी क्या मिल रही है वो चीज़ बतानी है। मतलब आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा ना, तो वही एनर्जी एमिटेड बतानी है। तो उसके लिए उसके बीच का अपन को तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट अपन लगा देंगे कि वो इसमें से आया है, तो ये लैम्डा आ गई, फिर लैम्डा आ गई अपनी 1/λ, 1/λ आ गई। फिर अगर अपन को एनर्जी निकालनी है तो अपन को क्या चाहिए, H/λ होता है ना, तो भाई बस वही चीज़ करी होगी श्योर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला है तो उसके लिए फिर जो फॉर्मूला लगाया करके देख सकते हैं अपन। तो सेम चीज़ें पर कॉन्सेप्ट आपको आई एम होपिंग कि समझ आ गया होगा। उसके बाद कॉपर है। कॉपर के एक्स-रे ट्यूब में कुछ इम्प्योरिटी है, मतलब क्या शुद्धता है। In this spectrum X-ray emitted from the tube, there is appears a line of wavelength 0.54 angstrom to the copper alpha line of, यानी कि एक तो कॉपर अल्फा लाइन निकल रही है, कॉपर की अल्फा लाइन, तो के अल्फा है उसका फॉर्मूला लगा देंगे अपन, ठीक है। एक और एक्स्ट्रा लाइन निकल रही है, ये इसका अपन को पता लगाना है कि ये किसकी है, ठीक है। इसके लिए अपन को बताना है कि किसकी है ना, तो अपन को पता है कि Z- जो इसके ना परमाणु क्रमांक है उसके होल स्क्वायर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अपन ने सिर्फ फॉर्मूला लगाया है और अपन को दोनों कॉपर की भी दे रखी है और जो अननोन है उसकी भी दे रखी है, ठीक है। तो अपन ने सिर्फ फॉर्मूला लगा के सॉल्व करा है कि क्या आएगा, ठीक है ना। ये हो गया, शिट, है ना, ये हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सीधा ही है कि अब्जॉर्प्शन लिमिट ऑफ यूरेनियम इज 0.107 एंगस्ट्रॉम। अब अब्जॉर्प्शन लिमिट है, अब्जॉर्प्शन लिमिट का मतलब है कि किसी इलेक्ट्रॉन को के अब्जॉर्प्शन लिमिट यानी कि के से इनफाइनाइट में भेजने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो एच न्यू के या फिर ई के जो भी अपन बोल दें, ठीक है, वो एनर्जी है। मिनिमम पोटेंशियल, हाँ ना, तो इनफाइनाइट में तो जीरो होती है, तो मतलब जो कि कक्षा की एनर्जी है उसी का पॉजिटिव रूप अपन देख लेते हैं। और उसका पोटेंशियल निकालना है तो अपन को पता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला अपन डायरेक्ट लगा देते हैं, क्यू बी होता है। तो क्यू बी है तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए अपन ने एनर्जी ली है ई बी के और एच न्यू के, और फिर अपन ने डायरेक्ट कैलकुलेशन करके निकाल लिया है। तो मेरे ख्याल से दीज क्वेश्चन विल हेल्प यू गाइज इन अंडरस्टैंडिंग एक्सरे स्पेक्ट्रा, और इससे ना आपके जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में उसमें भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।